बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 21 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं कम्प्लीटली इसका वर्ड टू वर्ड आंसर तो नहीं दूंगा इंग्लिश के अंदर, मैं उर्दू के अंदर आपको इनका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आप लोगों के पास की बुक्स होंगी, आप लोगों के पास फुली लिबर्टी है, फुली आज़ादी है। आप किसी भी की बुक से इसके आंसर या किसी भी ऑनलाइन नोट से आप इनके आंसर्स कर सकते हैं तैयार। ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास जो भी की बुक है आप उससे इसके आंसर्स को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्चुअली मैं इनको डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की आपने डेफिनेशन करनी है। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, उनमें कॉमन चीज़ें कौन सी होती हैं, सेम चीज़ें कौन सी होती हैं। व्हाट आर देयर डिफरेंसेस, उनमें मुख्तलिफ चीज़ें कौन सी होती हैं। तो आइसोटोप्स की पहले डेफिनेशन करते हैं। आइसोटोप बेटा किसी एलिमेंट के वो वाले न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब डेफिनेशन के अंदर हमें पता चल रहा है कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर, जिसको चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर कहते हैं, वो सेम होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बेटा एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर पे डिपेंड करती हैं। डिफरेंसेस क्या होंगे, उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन है, वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। इसके दो तीन तरह से आंसर हो सकता है। जो होते हैं ना लाइट न्यूक्लियस या लाइट एलिमेंट जो होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है वो यहाँ तो एग्जैक्टली सेम होती है या तकरीबन 1-2 का फ़र्क होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, हैवी न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे प्रोटॉन्स की तादाद कम होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। जिस तरह आप अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के तमाम आइसोटोप्स के अंदर ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर 92 ही होगा, लेकिन उसके डिफरेंट आइसोटोप्स के अंदर किसी के अंदर 143 न्यूट्रॉन्स होते हैं, किसी के अंदर 146, किसी के अंदर 147। तो अब देखें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का फ़र्क कितना है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे जैसे इनका जो न्यूट्रॉन्स उनकी तादाद बढ़ती है, उनके दरमियान जो होता है फासला वो बढ़ जाता है न्यूक्लियॉन्स के दरमियान। न्यूक्लियॉन कहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, वो बेटा होती है शॉर्ट रेंज, वो अट्रैक्टिव होती है, वो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है। अब जब न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो वो शॉर्ट रेंज की फोर्स वीक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी तरह से आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं कि जो हैवी न्यूक्लियाई होती हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। मैं बात कर रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो बेटा डिफाइन करती है स्टेबिलिटी को। जिस एलिमेंट की ज़्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है वो कम स्टेबल होता है। जिस तरह हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने बुक में देखा हुआ है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल एलिमेंट आयरन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यूरेनियम की बात करूं तो यूरेनियम की वैसे बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करूं तो वो आयरन से कम है, इसलिए वो कम स्टेबल है आयरन से। ठीक है, तो उनको कम एनर्जी रिक्वायर होती है उनके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए न्यूक्लियस हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर डज दिस मीन दैट इट विल बी कम्प्लीटली डिकेड आफ्टर 2 years, एक्सप्लेन। अब ये जब हम लोग छोटे होते हैं तो ये हमारी एक बड़ी एक मिथ सी होती है कि अगर 1 साल में उसने हाफ डिके हो जाना तो दूसरे साल में वो सारा डिके हो जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। हाफ लाइफ बेटा वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका जो सैंपल होता है उसके हाफ एलिमेंट्स या हाफ नंबर ऑफ एटम्स डिके हो जाते हैं। ठीक है, बाकी हाफ पड़े रहते हैं। अगली हाफ लाइफ के अंदर जो बकिया हाफ पड़े हैं उसका हाफ होगा, उससे आगे में जो रिमेनिंग सैंपल होगा उसका हाफ होगा। तो मतलब एक हाफ लाइफ में जो सैंपल है उसकी तादाद जो है वो हाफ रह जाएगी, अगली में 1/4, उसके बाद 1/8, इस तरह ये एक्सपोनेंशियली नीचे जाता है। ठीक है, तो दो
ईयर्स के बाद यानी 2 हाफ लाइफ्स के बाद वो कम्प्लीटली डिके नहीं होगा। एक और यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो कम्प्लीटली डिके होने के लिए उसको इन्फिनिट टाइम चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक हाफ लाइफ में वो हाफ हो अगली में कम्प्लीटली डिके हो जाए। किसी भी एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर होता है। आगे फोर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैज इलैप्स्ड। मतलब 2 हाफ लाइव्स जब गुजर जाएं तो कितना रेडियो एक्टिव सैंपल डिके हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखें। लेट्स सपोज पहले मेरे पास जो है सैंपल, उसमें एलिमेंट्स की या एटम्स की तादाद है एन नोट। क्या तादाद है? एन नोट। एक हाफ लाइफ के बाद हाफ जो हैं वो डिके हो जाएंगे और हाफ बाकी बचेंगे। ठीक है, तो जो बाकी बचने वाले हैं वो उनको मैं याद रखता हूँ ज़रा। वो कितने हो जाएंगे? एन नोट डिवाइडेड बाई 2, हाफ डिके हो गए और एन नोट डिवाइडेड बाई 2 ही जो है वो बच जाएंगे। अब अगली हाफ लाइफ के अंदर एन नोट डिवाइडेड बाई 2, एन नोट बाई 2 के जो हाफ है वो क्या हो जाएगा? एन नोट बाई 4, वो डिके हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना डिके हुआ था? एन नोट बाई 2, और बाद में कितना डिके हुआ है? एन नोट बाई 4। आप दोनों को ऐड कर लें तो वो 3 एन नोट बाई 4 आ जाएगा। मतलब 75% आपका जो रेडियो एक्टिव सैंपल होगा वो डिके हो चुका होगा 2 हाफ लाइफ्स के बाद। आगे 5वां सवाल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हैज़ हाफ लाइफ 1.6 multiplied 10 raised power 3 years. Since Earth is about 5 billion years old, how can you explain why we still can find this element in nature? इसका जवाब भी वही है। तीनों क्वेश्चन हाफ लाइफ के टॉपिक्स हैं। देखें, रेडियम की हाफ लाइफ है 1.6 multiplied 10 raised power 3 years। ठीक है, और जो हमारी ज़मीन है ये 5 बिलियन साल से पुरानी है। ठीक है, अब अगेन मैंने आपको बात पहले ये बताई हुई है कि कोई भी एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको कम्प्लीटली डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर होता है। अब चूंकि अर्थ की एज चाहे बहुत ज़्यादा है 5 बिलियन ईयर्स, लेकिन ये इन्फिनिट टाइम तो नहीं ना है। अब 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised power 3 ईयर्स के बाद जितना भी अर्थ की सरफेस के ऊपर रेडियम पड़ा हुआ था उसका हाफ रह जाएगा, और अगेन इतने सालों के बाद और हाफ हो जाएगा, और इतने सालों के बाद फिर उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है, अभी तक कम्प्लीटली डिके नहीं हुआ, क्योंकि कम्प्लीटली डिके होने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर होता है। 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। ये आपकी बुक में सारा लिखा हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हमने कौन कौन से देखी हुई हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं और गैमा रेज हैं। इनका क्या होता है? हमने इनकी आयोनाइजेशन देखी हुई है, इनकी पेनिट्रेशन देखी हुई है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद बीटा की और गैमा की सबसे कम आयोनाइजेशन होती है। इसी तरह पेनिट्रेशन या जो रेंज होती है वो अल्फ़ा की सबसे कम होती है, बीटा की इंटरमीडिएट होती है, गैमा की सबसे ज़्यादा होती है। ये सारा कुछ बुक में मटीरियल दिया हुआ। एक्सप्लेन हाउ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्टली जाके इलेक्ट्रॉन्स को, या बीटा पार्टिकल डायरेक्टली जाके इलेक्ट्रॉन्स को नहीं हिट करेंगे, बल्कि वो उनको हिट करने के बगैर आयोनाइज करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंट इन एक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स फॉर प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। पहली बात तो देख लें, आयोनाइजेशन होती क्या है? आयोनाइजेशन होती है किसी भी एटम से उसका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना, इलेक्ट्रॉन निकलवाना। ठीक है, अब हमने कहा है कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के साथ हिट नहीं करना। तो क्या होगा? हमें पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होता है हीलियम का, उसके ऊपर +2 चार्ज होता है। तो जब एक अल्फ़ा पार्टिकल किसी एटम के करीब से गुजरता है, जो कि उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो वो एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये इसका एक्शन है, ये हमने बताना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल उस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसको निकाल देता है। ठीक है, देखें डायरेक्टली हिट नहीं हुआ, उसने उसको अट्रैक्ट किया। दूसरी तरफ अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं तो बीटा पार्टिकल के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो वो जब किसी एटम के करीब से गुजरेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उसको नॉकआउट करेगा। ठीक है, तो दोनों के एक्शन में फ़र्क क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और बीटा पार्टिकल उसको रिपेल करता है। और डायरेक्टली हिट हमने दोनों को नहीं करवाया और इससे आयोनाइजेशन भी प्रोड्यूस हो गई है। आगे 8वां, ए पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग। वाई? अब बेटा जब आयोनाइजेशन करनी होती है तो जाके वो टकराता है और इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल, जिस तरह हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर लें, तो जब वो जाके टकराता है अंदर,
तो हर कोलिजन पे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का, अपनी एनर्जी का सम पार्ट लॉस कर देता है, ठीक है। इस तरह उसकी कोलिजन होती रहती है और उसकी सारी एनर्जी जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आयोनाइजेशन करते करते, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं गैमा रे की बात करूँ, उसने आयोनाइजेशन तो करनी नहीं होती, तो इसलिए उसकी एनर्जी सेव रहती है, वो इतनी जल्दी कंज्यूम नहीं होती, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा रेंज तक, ज़्यादा पेनिट्रेट करता है किसी मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में आती हैं। जिस पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, उसकी पेनिट्रेशन कम होती है। 9th क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द लेंथ एंड शेप ऑफ ट्रैक्स ऑफ एन इंसिडेंट पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये आपकी बुक के अंदर जहाँ पे विल्सन क्लाउड चैम्बर है, वहाँ पे इन तीनों की डायग्राम्स बन के दिखाई गई कि जब अल्फ़ा पार्टिकल विल्सन क्लाउड चैम्बर से गुजरता है, तो उसके जो ट्रैक्स होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं और वो स्ट्रेट होते हैं। तो कंटिन्यूस स्ट्रेट होते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो उनकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हमें ये पता चलता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी लेंथ चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो क्या होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन कम होती है। और दूसरी बात हमें ये पता चली, क्योंकि वो कंटिन्यूस होते हैं और सीधे जाते हैं, तो इससे मुराद ये है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आसानी से अपना रास्ता नहीं मोड़ते। दूसरी अगर मैं बीटा पार्टिकल्स की बात करूं, तो उनकी इरेक्टिक मैनर में होती है और उसकी थोड़ी सी लेंथ जो है वो अल्फ़ा से ज़्यादा होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा से ज़्यादा होती है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरी अगर मैं बात करूं गैमा की, तो उनका कोई ख़ास इतना ट्रैक कोई नहीं होता, लेकिन उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिससे हमें ये भी पता चल रहा होता है कि उनकी पेनिट्रेशन अल्फ़ा और बीटा दोनों से ज़्यादा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, why must a Geiger-Müller tube for detecting alpha particles have a very thin end window? तो पहले इसकी बात कर लेते हैं आगे। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Why does a Geiger-Müller tube for detecting gamma rays not need a window at all? अब देखें, गीगर-मुलर ट्यूब जब आपने डिटेक्शन करनी है, तो कहता है अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए आपको विंडो की छोटी सी खिड़की की ज़रूरत होती है, लेकिन गैमा रेज के लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो देखें, अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने पहले बात की है, इनकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, तो इसलिए इनको उस ट्यूब के अंदर इंसर्ट करने के लिए विंडो की ज़रूरत, छोटे से सुराख की ज़रूरत होती है, जहाँ से वो ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किए जा सकें। लेकिन चूंकि हमने देखा हुआ है गैमा रेस के केस के अंदर, तो उनकी पेनिट्रेशन पहले ही बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए जो विंडो का रखना वो यूज़लेस हो जाता है, तो वो विंडो के बगैर ही पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर फॉर ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ चार्ज करियर्स। मतलब चार्ज करियर्स उसके अंदर कैसे होते हैं। तो पहले सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बुक के ऊपर लिखा हुआ है सारा, उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर क्या होता है, ये एक स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन होता है, जिसको रिवर्स्ड बायस में रखते हैं। रिवर्स बायस में नॉर्मली करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब कोई रेडिएशन गुजरती है उसकी उसके अंदर से गुजरती है, तो उसकी डिप्लीशन रीजन से जब गुजरती है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है, जो कि क्या होते हैं, चार्ज करियर्स होती हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट फ्लो हो के एक्सटर्नल सर्किट के अंदर एक करंट की पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई रेडिएशन आई है, उससे डिटेक्शन होती है उसकी। आगे 12वां क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मास। ये फिशन रिएक्शन में लिखा हुआ है। क्रिटिकल मास बेटा यूरेनियम क्या होता है, और क्रिटिकल मास से यूरेनियम से मुराद यूरेनियम का वो वाला मास है जो कि यूरेनियम के फिशन रिएक्शन के दौरान जितने भी न्यूट्रॉन्स बनते हैं, उनमें से सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो होता है वो रिएक्शन को फर्दर कैरी करवाता है, ठीक है। यूरेनियम का वो वाला मास जिसमें फिशन रिएक्शन के दौरान जितने भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो उस फिशन रिएक्शन को फर्दर कैरी करवाता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर्ड टू द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल जनरेटेड पावर। अब फॉसल फ्यूल से जो पावर होती है, मतलब फॉसल फ्यूल एक कोयला फॉसल फ्यूल है, उससे जो पावर जनरेट होती है, और दूसरी न्यूक्लियर पावर मतलब यूरेनियम से जो पावर प्रोड्यूस होती है, तो इन दोनों के मतलब न्यूक्लियर पावर के उसके ऊपर क्या फ़ायदे हैं और नुकसान क्या हैं। पहले फ़ायदों की बात करते हैं। न्यूक्लियर पावर आपको पता है उसके थोड़ी की मिकदार से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है,
पहला फ़ायदा उसका ये है। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि न्यूक्लियर पावर के रिएक्शन के दौरान कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती, कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन नहीं पैदा होती। और तीसरे नंबर पे बात यह है कि उसके एंड पे जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं एनर्जी के अलावा, उनको आप रीप्रोसेस कर सकते हो, दोबारा उनको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूँ तो इनके अंदर स्मोक पैदा होती है, इसके फॉसिल फ्यूल के नुकसान आता है, और इनमें जो एंड पे वेस्ट में मिलता है उसको हम लोग रीप्रोसेस नहीं कर सकते, और एनर्जी भी कम होती है फॉसिल फ्यूल से। अब न्यूक्लियर पावर के नुकसान क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। न्यूक्लियर पावर, पहली बात तो ये है कि डेंजरस है, ठीक है, और इसका जो फ्यूल है यूरेनियम, जिस तरह हमें कोयला आम दस्तियाब होता है, यूरेनियम आम इस तरह दस्तियाब भी नहीं होती। तीसरी बात यह है कि इसका जो एंड पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डंप करना बहुत मुश्किल है, वो रेडियो एक्टिव होता है, जिसकी रेडिएशंस बहुत ख़तरनाक होती हैं, जिससे हमें स्किन डिजीज़ और कैंसर वगैरह हो सकता है। 14 क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स मेक ए फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव। फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना मुश्किल क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं, क्या अनासर हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली इसके अंदर दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे के अंदर फ्यूज़ होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए दो लाइट न्यूक्लियाई को करीब लाना होता है, तो उसका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है और दूसरे का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए दोनों न्यूक्लियाई को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उनको फ्यूज़ करवाना होता है। अब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी अचीव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और टेम्परेचर फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करने के लिए मिलियंस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। बुक के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये अचीव करना बहुत मुश्किल होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसलिए ये फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो 15 क्वेश्चन है, इसमें कुछ बुक्स के अंदर आपको यहाँ पे फिशन पावर नज़र आएगी, कुछ के अंदर शायद आई थिंक मैंने देखा है फ्यूजन पावर होगी। तो जो भी हो उसके लिहाज से आपने इसका आंसर कर देना है, क्योंकि फिशन का तो हमने पहले ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी मैं इसको फ्यूजन के लिहाज से करता हूँ। फ्यूजन रिएक्शन के पावर के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। पहली बात यह है कि फिशन के अंदर जो एंड पे प्रोडक्ट वेस्ट बचती थी वो रेडियो एक्टिव होती थी, लेकिन फ्यूजन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, वहाँ पे जो एंड पे हमें वेस्ट मिलती है वो रेडियो एक्टिव नहीं होती। तो ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा फ्यूजन का ये होता है कि इसके जो एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये फिशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। और अगर आपकी बुक में ये फिशन या पेपर में फिशन के लिहाज से ही आ जाता है, तो उसके ऊपर मैंने इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप अपनी की बुक्स वगैरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, स्टेट टू सोर्सेज ऑफ दिस रेडिएशन। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, हमने देखा कि जब भी हमारे पास कोई रेडिएशन डिटेक्टर होता है और हमारे पास कोई रेडिएशन का सोर्स मौजूद नहीं है, ठीक है, रेडिएशन का सोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर फिर भी रेडिएशंस शो हो रही हैं, डिटेक्ट हो रही हैं, तो वो वाली जो रेडिएशंस आ रही होती हैं वो उनको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। जो डायरेक्टली हमारे पास सामने सोर्स तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो रेडिएशंस हमारे यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द होती हैं उनको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन के दो मेजर सोर्सेज होती हैं। पहला सोर्स होता है कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेडिएशंस। ये कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ये आउटर स्पेस से हमारे अंदर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो एक तो कॉस्मिक रेज हो गया इसका सोर्स। दूसरा सोर्स होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं कुछ, जैसे कि पोटासियम वगैरह, अर्थ की जो सरफेस अर्थ क्रस्ट होता है इसके अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडिएशंस को खारिज करते हैं, उनसे भी बैकग्राउंड रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो 17 क्वेश्चन है, इफ़ समवन एक्सीडेंटली swallows an alpha source and a beta source which would be more dangerous to him, explain why। अब कहता है कि कोई बंदा उसने हादसाती तौर पे अल्फ़ा पार्टिकल भी खा लिया है, उसके निगल लिया है, और बीटा पार्टिकल भी। आपने बताना है कि कौन सा उसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होती है इसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है, तो ये अंदर जाके ज़्यादा नुकसान करेगा
बनिस्बत बीटा पार्टिकल के। तो उसकी वजह भी बता दी, अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजेशन ज़्यादा है, वो टिश्यूज़ को ज़्यादा डैमेज करेगा। 18 विच रेडिएशन डोज, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सी सटल है, इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक है। विच रेडिएशन डोज वुड डिपॉजिट मोर एनर्जी टू बॉडी। पहली डोज है 10 मिली ग्रे, ग्रे हमें पता है किसका यूनिट होता है, एब्जॉर्ब डोज का। तो एक डोज है 10 मिली ग्रे और ये किसको डोज मिली है, हैंड को, ठीक है, टू द हैंड। और दूसरी है 1 मिली ग्रे और ये डोज कहाँ पे है, पूरी बॉडी के अंदर हमने ये डोज दी है। तो कहता है दोनों में से एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखें डोज ज़्यादा हैंड को दी जा रही है और बॉडी को डोज कम दी जा रही है, 1 मिली ग्रे दी जा रही है। तो इसका निकालने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो फार्मूला ये है कि एब्जॉर्ब्ड डोज जो डी होती है वो इक्वल होती है एनर्जी पर यूनिट मैस। इसके लिए मैंने एक ये स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ये आपके सामने रखता हूँ। ये देखें डोज इक्वल होती है एनर्जी पर मैस, ठीक है। तो अगर मैंने एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, डोज और मैस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि पहले केस के अंदर हैंड है, ठीक है, तो हैंड का मैस आ जाएगा और उसकी जो डोज है वो कितनी 10 मिलीग्राम। दूसरे केस के अंदर बॉडी का मैस होगा और उसकी डोज कितनी 1 मिली ग्रे है। अब देखें तो जो हमारे पास एनर्जी आएगी ना वो मैस और डोज दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, ठीक है। अब ज़रा देखें कि जो हैंड का मैस है और दूसरी तरफ पूरी बॉडी का मैस है, तो किसका ज़्यादा मैस होगा, ऑब्वियसली पूरी बॉडी का ज़्यादा मैस होगा। तो अगर मैं पूरी बॉडी के मैस को 1 मिली ग्रे से मल्टीप्लाई कराऊँ और दूसरी तरफ मैं सिर्फ हैंड के मैस को 10 मिली ग्रे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एंड पे जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, उससे हमें पता चलेगा कि एनर्जी किस में ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इंटायर बॉडी के केस के अंदर चूँकि इंटायर बॉडी का मैस बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मैस ऑफ द हैंड, मैस ऑफ द बॉडी इज़ मच ग्रेटर देन मैस ऑफ द हैंड। तो फिर पता चला कि इंटायर बॉडी के अंदर जो सिर्फ इतनी सी डोज है जिसकी वैल्यू कितनी 1 मिली ग्रे, वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएगी, डिपॉजिट करवाएगी। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिव ट्रेसर, डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ईच इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये सारी एक्सप्लेन हुई है, बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर कहते हैं। मतलब किसी चीज़ की तशखीस करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इनकी मेडिसिन के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में होता है और इंडस्ट्री में भी होता है। मेडिसिन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरह थायराइड ग्लैंड की अगर हमने वर्किंग चेक करनी है तो हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जाके उसको चेक करता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो एबनॉर्मल, जो सही नहीं होता है थायराइड ग्लैंड, वो ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर मैं बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस के रेट को फाइंड करने के लिए कार्बन 14 इस्तेमाल हो सकता है। और इंडस्ट्री के अंदर कोई पाइपलाइन में अगर कोई मसला हो तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेसर के तौर पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक के अंदर आप इसको डिटेल के साथ देख सकते हैं। 20th क्वेश्चन है जो कि मे बी आई थिंक हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है। हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए रेडियो एक्टिविटी कैसे हेल्प कर सकती है। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल हैं, उनमें से एक छोटा सा सवाल है कि हमने देखा कोबाल्ट 60 जो होता है, इसकी मदद से हम लोग कैंसर का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो तो उसके लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जा सकता है। इस तरह हम लोग रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए कैंसर को क्योर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अगर इनमें फिर भी किसी किस्म का, वैसे तो एग्जैक्टली मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया, कंसेप्चुअली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इसको मुझसे कांटेक्ट करके। तो डेट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें जहाँ जिनके साथ मेरा नहीं कांटेक्ट हो सकता। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।